इंडाइसिस क्या होता है? लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ 50 चीज़ हैं, देयर आर 50 थिंग्स, और उनका कोई सर्टेन प्राइस है, हर एक चीज़ का अलग अलग प्राइस है, और उनके प्राइस के फ्लक्चुएशन को आपको ट्रैक करना है। मैंने तो 50 का एग्जांपल लिया है, वो 500 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक कमोडिटी के प्राइस को ट्रैक करना कि कितना चेंज हुआ, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है जैसे जैसे बास्केट बड़ी होती है। बास्केट मतलब ग्रुप बड़ा होगा, अभी 50 का ग्रुप है, 100 का हो, 200 का हो, तो उन कमोडिटीज़ की प्राइस चेंज को ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन सभी कमोडिटीज़ का एक इंडेक्स बना लेते हैं। मतलब 50 वैल्यूज़ को ट्रैक करने के बजाय एक वैल्यू को ट्रैक कर लेंगे। वो एक वैल्यू कैसे निकलेगी? जो वो 50 चीज़ें हैं, उन 50 चीज़ों में ये देखा जाएगा कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंडेक्स में उसका वेट हम ज़्यादा रख लेंगे, वेट का मतलब है उसका परसेंटेज ज़्यादा रख लेंगे, और जो कम है उसका परसेंटेज हम कम रख लेंगे, सिंपल वे में समझे तो परसेंटेज वाइज हम उनकी एक सर्टेन वैल्यू डिसाइड कर लेंगे कि आज के टाइम पे ये वैल्यू है, और इसकी वैल्यू का सपोज 50 कमोडिटीज़ में की जगह पे एक बार मैं 3 का लेके बता देता हूँ, ABC, ये 3 कमोडिटीज़ हैं, आज इनका सर्टेन प्राइस है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ठीक है। देन उस 2 और ले लो, 5 ले लो, C, D और E, ठीक है। 5, 10, 15 कितना हो गया टोटल? 25, 35 कितना हो गया? 100 कर लेते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। ये हो गया 60 और हो गया 100, 30, 40, 70, 20, 90 और हो गया 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आज 30 है, ठीक है। तो उस इंडेक्स में मैंने इसका वेट 30% ही ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू 25 है तो इसका वेट 25% ले लिया। ऐसे करके मैंने एक 100 का इंडेक्स बना लिया कि आज उस इंडेक्स की वैल्यू 100 है। कल उस इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करेगा इन कमोडिटीज़ के प्राइस में कितना चेंज आएगा। उसको मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से, ये इंडेक्स जो बनेगा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रख के बनेगा वेटेड एवरेज का, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आप ये समझो कि वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लग के, ठीक है। एवरेज क्या होता है? एवरेज तो समझते हो, मतलब उनका टोटल डिवाइड बाय 5। तो वेटेड एवरेज का भी एक ऐसा ही कंसेप्ट होता है मैथ में। तो मैथ में जो स्टैट होता है, स्टैटिस्टिक, वहाँ से हम एक इंडेक्स तैयार कर लेते हैं। अब मुझे इन हर एक की प्राइस को ट्रैक नहीं करना, इसके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज से मैं समझ जाऊँगा कि इन कमोडिटीज़ के प्राइस में कितना फ़र्क आ रहा है। सपोज इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो उसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा सबसे ज़्यादा वैल्यू इन 2 की थी, तो दैट मीन्स इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, इसलिए इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट हो रहा है। हालांकि मैं इनका इंडिविजुअल भी ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन इंडिविजुअल ट्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक इंडेक्स को ट्रैक करना थोड़ा ईजी होता है। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनीज की वैल्यू के हिसाब से कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, वो लार्ज कैप कंपनी है, कैप का मतलब समझते हो आप, कैपिटलाइजेशन, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, मतलब उसकी वर्थ 1000, 2000, 3000 लाख करोड़ की है तो वो लार्ज कैप कंपनी है। अगर उसकी वर्थ कुछ 5000, 10,000 करोड़ रुपए की है तो वो एक मिड कैप कंपनी है। अगर उसकी वर्थ कुछ 200 करोड़, 100 करोड़ है तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज को उठा के एक इंडेक्स बना लिया गया, ठीक है। BSE के उस इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स, NSE के उस इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी। हाँ वही बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पर। BSE में करीबन 4-5 लगभग 4500 के करीब कंपनी रजिस्टर्ड है, 4500 के अराउंड, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर फ्लक्चुएट करता है, नई कंपनी हर रोज ऐड होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डीलिस्ट भी हो जाती हैं, ठीक है। तो एक रफ फिगर समझो 4500 कंपनी है। अब 4500 कंपनी में से टॉप की 30 कंपनीज निकालते हैं जिनका मार्केट कैप टॉप 30 में है, ठीक है। मतलब जिनकी कैपिटल मार्केट वैल्यू टॉप 30 कंपनी है, उन टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है सेंसेक्स।
सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो इन दो वर्ड से मिलके ये सेंसेक्स बना है। सेंसिटिविटी और इंडेक्स का EX लिया और सेंसिटिविटी का SENS लिया। ठीक है, ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बने? पोर्टमोन्ट्यू वर्ड। ठीक है, तो BSc की जो कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज में से टॉप 30 कंपनी को उठाया और उसका एक इंडेक्स बना दिया जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, ऐसे ही इन 30 के बाद अगली सपोज 100 कंपनीज का उठा के अलग से इंडेक्स बना दिया, फिर उनसे अगली 100 कंपनी का उठा के अलग से इंडेक्स बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं BSc में। हम सिर्फ मेन एक समझेंगे सेंसेक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही NSE में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीबन आई थिंक 500 या 800 कंपनीज हैं कुछ। ठीक है, और इसकी टॉप 50 कंपनीज को उठा के एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको बोलते हैं निफ्टी। ठीक है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ 50 कंपनी, या NSE प्लस 50 से लगा लो, NSE प्लस 50, इन दो के कॉम्बिनेशन से बना है निफ्टी। NSE की टॉप 50 कंपनी के इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं और BSc की टॉप 30 कंपनी के इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं। तो सेंसेक्स क्या है? एक इंडेक्स है। कितनी कंपनीज का? टॉप 30 कंपनीज का। किसकी टॉप 30? जो BSc में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया था पहले, अब तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं, NSE में भी BSc में भी। ठीक है, NSE का स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं निफ्टी। ठीक है, BSc में लिस्ट होना आसान है, NSE में लिस्ट होने का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है। तो ज़्यादातर कंपनी पहले BSc में लिस्ट होती हैं, फिर NSE में लिस्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हमें इतना पता हो कि इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों कहाँ पे हैं? लाल स्ट्रीट मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज के इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं। वो टॉप 50 कंपनी या 30 कंपनी के शेयर की वैल्यू जैसे जैसे फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर या नीचे होगी, उसके अकॉर्डिंग ये सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर या नीचे होंगे। हाँ, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वो इससे रिलेटेड है। अब ये नहीं, ये इकोनॉमी अलग चीज हो जाएगी। ये तो फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, इंडाइसिस। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो सेंसेक्स पूछ ले क्या है, निफ्टी पूछ ले क्या है, या BSc पूछ ले क्या है, BSc की फुल फॉर्म, NSE की फुल फॉर्म, NSE कब बना था, BSc कब बना था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर। और वर्ल्ड का पहले स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट करंट अफेयर है विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा योजना चलाई है। ये विश्वकर्मा योजना का पर्पज क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव दैट एम टू एम्पावर एंड इन्हांस द स्किल ऑफ क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी। जो क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी है उसको एम्पावर करने के लिए, उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक योजना चलाई है, विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो विश्वकर्मा योजना का पर्पज याद रख लेना, एम क्या है। इसको ऑपरेट करती है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड
मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज का मतलब होता है कंपनी। तो इंडिया में एक मिनिस्ट्री है स्मॉल, मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो कंपनी जो बहुत छोटी हैं, कोई एक घर में खोल के बैठा हुआ है, कोई कॉपी बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, वो माइक्रो कंपनीज हैं। रजिस्टर्ड करवा ली है उसने, एमएसएमई के अंडर में रजिस्टर हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंडर में रजिस्टर होती हैं। लेकिन स्मॉलर कंपनी है, छोटी कंपनी है, जिनकी नेटवर्थ कुछ भी नहीं है, जिनका ओवरऑल टर्नओवर करोड़ में भी नहीं है, तो वो एमएसएमई के अंडर में रजिस्टर हो जाती है। उनको एमएसएमई बोलते हैं। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो सबसे छोटी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, और उससे बड़ी हो जाएगी तो मीडियम। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री है। एमएसएमई वो सारे इंडस्ट्रीज हैं जो आप देखोगे आपके आसपास के एरिया में लगा हुआ है, जहाँ पे 2, 4, 10, 12 लोग मिलके कोई ना कोई इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, तो वो एमएसएमई है। ठीक है। एमएसएमई मिनिस्टर हैं इंडिया के जीतन राम मांझी। पहले ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, अभी एमएसएमई मिनिस्टर हैं इंडियन एनडीए कैबिनेट में। ही इज फ्रॉम बिहार। तो ये तो जरूरी नहीं है कहाँ से हैं, नाम ध्यान रखने ना, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। बिहार के सीएम थे पहले, याद नहीं रहेगा इतना डेटा आपको, तो जो मेन है वो याद कर ले हम। ठीक है। तो विश्वकर्मा योजना एमएसएमई मिनिस्ट्री ने चलाई है, क्राफ्ट्समैन के लिए है, इतना याद रख लेना। क्राफ्ट्समैन को एम्पावर करना है। उसको चलाने वाला या उसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला यूटी बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शन हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी है। मत याद रखना, बस वैसे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें वैसे बता देता हूँ, मत याद रखना, इतना याद नहीं रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है। चीफ मिनिस्टर याद रख लेना, उमर अब्दुल्ला। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, उमर अब्दुल्ला। ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है लद्दाख एरिया वाइज, लेकिन लद्दाख का कुछ एरिया चाइना के पास है अभी और कुछ एरिया पाकिस्तान के पास है। ठीक है। तो हमारे पास जो बच गया उसमें सबसे लार्जेस्ट जम्मू कश्मीर है, जिसका एरिया भी हमारे पास है और जो करंटली अभी इंडिया में है। वैसे सबसे बड़ी है लद्दाख, लेकिन लद्दाख का कुछ एरिया चाइना के पास है और कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है, और बड़े बड़े एरिया हैं दोनों के पास, तो उसका एरिया इंडिया के पास बहुत कम ही है। तो सीएम इंडिया में 3 ही यूटी में है, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। These 3 UT are with legislature. मैं कह रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो, बहुत सारी स्टेट पार्टी हैं, तो उनमें से एक पार्टी है। मैं कहता याद मत रखना, वैसे बता रहा हूँ कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। पूछा नहीं जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी पार्टी से। पुदुचेरी इंडिया के 3 स्टेट्स में है, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो इंडिया के 3 स्टेट्स में है। आंध्र प्रदेश में इसका यमन नाम का पार्ट है,
तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल और केरला के अंदर माही। तो पुदुचेरी में एक तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुदुचेरी पूरी यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो वो 3 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, और केरला में माही। डन। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटर अप्रूव पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम का बस इतना ध्यान रख लेना, इसका पर्पज क्या है। एम्ड एट ऑग्यूमेंटेशन एंड सब्सिस्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ओशियंस, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ टू रिकॉर्ड द वाइटल साइन ऑफ अर्थ इकोसिस्टम एंड चेंज। मतलब अर्थ और उसके सराउंडिंग में जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करेगी एक तरह से, ठीक है। ये लिखने के बाद इसका एग्जैक्ट जो एम है लिखने के बाद लिख लेना एक सिंपल वे में, टू स्टडी द वाइटल चेंजेस दैट हैपनिंग अराउंड अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। क्रायोस्फीयर पढ़ लिया आप लोगों ने, क्या होता है? हाँ, क्रायोस्फीयर का पार्ट होता है। कि इसका एम एक जर्नल में लिख लेना कि अर्थ और उसके जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करेगी। हाँ, अर्थ और उसके सराउंडिंग के मेजर चेंजेस को स्टडी करेगी। इंडियन गवर्नमेंट हर साल बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है, तो उन स्कीम्स में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और स्कीम हम बहुत पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे पिछली वाली विश्वकर्मा स्कीम को याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर साल इतनी निकल गई। क्या हुआ? ऑग्यूमेंटेशन का मतलब बढ़ना, सस्टेनेंस का मतलब उस चीज़ का कंटिन्यू होना, ठीक है, कि क्या चीज़ ऐसी है जो बढ़ रही है और कंटिन्यू हो रही है। तो वैसे क्या वाइटल चेंजेस हैं, वाइटल साइंस हैं अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर में, उसको स्टडी करेगी। कैबिनेट गिव्स परमिशन टू रेलवे MOU विद US एड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इंडियन रेलवे एक MOU साइन कर सकता है, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, ठीक है। तो किसके साथ? US स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है। ये US एड की फुल फॉर्म है, यूनाइटेड स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो यूनाइटेड स्टेट का एक ऐसा विंग है, एक ऐसा उनका डिपार्टमेंट है जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। वो क्यों डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे? क्योंकि उनको अपने रिलेशनशिप बना के रखने हैं बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इंडियन रेलवे ने MOU किया है US एड के साथ, हम इसमें ये पढ़ेंगे। एक तो इंडियन रेलवे का नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट
ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट ऑफ इंडियन रेलवे, इसी को कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। कि इंडियन रेलवे कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2030 तक, और इंडिया कब होगा 2070 तक। इंडियन रेलवे वर्ल्ड में यूएसए रेलवे नेटवर्क, अगर इंडियन रेलवे नेटवर्क की बात करें तो यूएसए, चाइना, रसिया के बाद चौथे नंबर पे आता है टोटल लेंथ के बेस पे, ठीक है, हम चौथे नंबर पे हैं वर्ल्ड में। नेटवर्क इन टर्म ऑफ लेंथ, इन टर्म ऑफ किलोमीटर में हम 4th प्लेस पे हैं। इंडियन रेलवे के अंदर 19 जोन्स हैं। डायमंड क्वाड्रिलेटरल इंडियन रेलवे का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने इंडिया की 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट कर रखा है रेलवे की हेल्प से। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वो रोड नेटवर्क है, वो रोड नेटवर्क है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देन कैलकाटा, फिर दिल्ली, और मुंबई को दिल्ली से और दिल्ली को चेन्नई से। तो ऐसे हमने इन 4 मेन सिटीज़ को इंडिया की इंडियन रेलवे के से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रखी है, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी डायमंड क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यही 4 हैं, बस ये बीच वाले 2 नहीं हैं, वो रोड नेटवर्क है, इन 4 को रोड से कनेक्ट किया हुआ है, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट रेलवे इंडिया में 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई टू थाने। और उस वक्त इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे लॉर्ड डलहौजी। डन। और इसकी जो ये मुंबई टू थाने चली थी, इसकी लेंथ थी अप्रोक्स 34 किलोमीटर। कहीं 33 भी मिल जाए तो कोई नहीं, वो भी लगा देना आंसर, अगर 34 ना हो तो। 33 या 34 किलोमीटर जो भी मिले, दोनों मिले तो 34 है। असनवी वैष्णव
ये रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के। करंट रेल मिनिस्टर ऑफ। था तो और, लेकिन ये नहीं याद आ रहा कि कौन सा था। कॉमर्स था शायद, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे शायद ये। ठीक है, बस इतना ही कर।